जय हिंद दोस्तों, एमएस स्टडी जोन अकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम एक नए सेशन के साथ चल रहे थे जिसके अंतर्गत हम लोग बीपीएससी, सीडीपीओ, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, सचिवालय सहायक, बिहार पुलिस एवं बिहार के आगामी सभी राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए उपयोगी समान अध्ययन अर्थात प्रीवियस ईयर प्रश्नों पर हम लोग चर्चा कर रहे थे और इस वीडियो के अंत में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर भी चर्चा करेंगे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए कौन जाने जाते हैं? तो धन्वंतरी। गुप्त काल की बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्नों की एक मंडली निवास करती थी जिसे नवरत्न कहा जाता था। महाकवि कालिदास इसमें सबसे अग्रणीय थे। कालिदास के अतिरिक्त इसमें धन्वंतरी, छपनक, अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट, घटकपर्ण और वरामिहिर, याद रखिएगा वरामिहिर खगोल विज्ञानी थे एवं वर रुचि जैसे विद्वान रहते थे। अगला प्रश्न, भारतीय प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिनी से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो याद रखिएगा खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि जो है वो दाईं से बाईं लिखी जाती थी, फिर बाईं से दाईं लिखी जाती थी, फिर दाईं से बाईं लिखी जाती थी। अगर हिंदी की बात की जाए तो हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी है और उर्दू की जो लिपि है वो आपको खरोष्टी लिपि है। अगला प्रश्न, कौन सा बंदरगाह का गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो ताम्रलिप्ति। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो याद रखिएगा जहांगीर के काल में मुगल चित्रकला अपने शीर्ष बिंदु पर थी। चित्रकला की बात करें तो मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के शासनकाल में पहुंची थी। जहांगीर के दरबार में प्रमुख चित्रकार थे आगा राजा, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, बिशन दास, मनोहर एवं गोवर्धन, फारूक बेग एवं दौलत। तो याद रखिएगा इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपको आगा राजा, अबुल हसन, मंसूर। जहांगीर ने आगा राजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की भी स्थापना की थी। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था को क्यों लागू की गई थी? तो सैनिकों को सुगमता से भर्ती करने हेतु मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई थी और इसके जो जनक हैं वो है आपको अकबर। इसके जनक अकबर है जिन्होंने सेना को सुव्यवस्थित करने के लिए इस प्रथा का प्रारंभ किया था। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो याद रखिएगा अष्टप्रधान का गठन शिवाजी ने किया था। अगर बात करें अष्टप्रधान की तो मराठा शासक शिवाजी के प्रशासन में राजा की सहायता हेतु एक मंत्री परिषद होती थी जिसे अष्टप्रधान कहते थे और इसमें सबसे जो प्रमुख पद होता था वो होता था पेशवा का। अगला प्रश्न, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? तो याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था। और ये पूछा जाए कि मध्यकालीन भारत का अकबर किसे कहते हैं तो फिरोज शाह तुगलक को कहते हैं। और ये पूछा जाए कि नहरों का निर्माण सबसे पहले किसने किया था? तो याद रखिएगा गयासुद्दीन तुगलक ने। और सबसे ज़्यादा किसने किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का प्रयोग कौन करता था? तो याद रखिएगा हुगली का प्रयोग पुर्तगाली करते थे। पुर्तगाली वायसराय नीनू डी कुन्हा ने कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया। उसने पूर्वी समुद्री तट की ओर प्रसार करते हुए हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए एक केंद्र के रूप में प्रयोग किया था। तो याद रखिएगा नीनू डी कुन्हा ने किया था। और 1632 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां ने पुर्तगालियों से अधिकार ये छीन लिया था। अगर हम बात करें अष्टप्रधान की तो याद रखिएगा अष्टप्रधान का गठन शिवाजी ने किया था। अगर हम लोग अष्टदिग्गज की बात करें तो याद रखिएगा कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। अष्टप्रधान की बात की जाए तो शिवाजी होंगे और अष्टदिग्गज की बात की जाए तो कृष्णदेव राय होंगे। और तेलुगु साहित्य का इसे क्लासिक युग भी कहा जाता था कृष्णदेव राय के शासनकाल को। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में आमुक्त मलयालम एवं संस्कृत में जाम्बती कल्याणम की रचना की थी। याद रखिएगा मोस्ट VVI है। अगला प्रश्न, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो याद रखिएगा ये ठगों का जो उन्मूलन हुआ था वो हुआ था कैप्टन सलीमन की नेतृत्व में। 17वीं और 18वीं सदी में बुंदेलखंड से विदर्भ क्षेत्र तक ठगी प्रथा प्रचलित थी। इसे समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक विशेष पुलिस दस्ता कर्नल सलीमन के नेतृत्व में तैयार किया था।
सलीमन ने अपने विशेष दस्ते के माध्यम से ठगी व्यवस्था को समाप्त किया, इसलिए ठगी की समाप्ति के समय जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। अगर ये पूछा जाए कि ठगों का उन्मूलन किसके शासनकाल में हुआ था तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में। और किसकी सहायता से या किसके नेतृत्व में तो कर्नल सलीमन की सहायता से। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी तो याद रखिएगा लॉर्ड लीटन ने अपनाया था। दशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी तो याद रखिएगा शाखाराम गणेश देवकर ने लिखा था। बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे तो मुरली मनोहर प्रसाद। सन 1931 में बिहार में समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था तो फूलन प्रसाद वर्मा ने। समाजवादी पार्टी की बात करें तो इसकी स्थापना जुलाई 1931 में बिहार में समाजवादी दल का गठन जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा एवं कुछ अन्य लोगों ने मिलकर किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे तो A.O. ह्यूम थे और इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी गोकुल तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे W.C. बनर्जी। अगला प्रश्न, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण से त्याग दी थी तो जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और याद रखिए किसकी गिरफ्तारी में तो डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी में। और गोली चलाने का आदेश किसने दिया था तो याद रखिएगा जनरल R.E.H. डायर ने अंधाधुंध गोली चलवाई थी। और उस समय जो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो थे सर माइकल ओ डायर। जालियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था। और सबसे इम्पोर्टेंट, शंकरन नायर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। और जालियांवाला बाग हत्याकांड में महात्मा गांधी ने केसरी हिंद की उपाधि, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी तो 1905 ईस्वी में भारत सेवक समाज की स्थापना लंदन में गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। अगला प्रश्न, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी तो राम प्रसाद बिस्मिल एवं अशफाक उल्लाह खां को। काकोरी कांड की बात की जाती है 9 अगस्त 1925 ईस्वी को 10 व्यक्तियों ने सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही 8 डाउन ट्रेन, याद रखिए ट्रेन का नाम क्या था 8 डाउन ट्रेन से रेल विभाग का खजाना काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया, इसीलिए इसे काकोरी कांड कहते हैं। और खजाना लूटने का जो विचार था वो था राम प्रसाद बिस्मिल का। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहरी, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां को दिसंबर 1927 ईस्वी में फांसी दे दी गई। सचिन सन्याल को आजीवन कारावास मिला। मनमथ नाथ गुप्त को 14 वर्ष की कैद हुई। राम प्रसाद बिस्मिल यह कहते हुए कि मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ फांसी पर लटक गए थे। अगला प्रश्न, इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक कौन है तो C.R. दास, चित्तरंजन दास। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की तो याद रखिएगा 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी तो याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष डॉक्टर एनी बेसेंट थी और यह 1917 में कलकत्ता में बनी थी और प्रथम महिला अध्यक्ष थी। प्रथम भारतीय महिला की बात की जाए तो 1925 ईस्वी में श्रीमती सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी 1925 में कानपुर में। और तीसरी महिला की बात की जाए तो यह 1933 में कलकत्ता में श्रीमती नेल्ली सेन गुप्ता तीसरी महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे तो याद रखिएगा विनोबा भावे थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा वर्ष 1940 में प्रारंभ किया गया था। इसमें सत्याग्रही किसी स्थान पर भाषण देकर अपनी गिरफ्तारी दे देते थे। 11 अक्टूबर 1940 ईस्वी को गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के रूप में प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे को चुना था। याद रखिएगा प्रथम जो सत्याग्रही थे वो विनोबा भावे थे और ब्रिटिश सरकार द्वारा 21 अक्टूबर 1940 ईस्वी को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। और द्वितीय सत्याग्रही कौन थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था तो याद रखिएगा महादेव लाल सर्राफ ने भागलपुर में नमक सत्याग्रह का आंदोलन किया था।
सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा राहुल सांस्कृत्यानंद ने बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान अर्थात हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा ऑस्टियोलॉजी। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। मनुष्य के शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो याद रखिएगा अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। लिम्फोसाइट श्वेत रक्त कणिकाएं होती है जो शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती है अर्थात हमें रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है और इसका निर्माण अस्थि मज्जा की स्टेम सेल में होती है। एड्स किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा एड्स विषाणु के कारण होता है अर्थात वायरस के कारण होता है। एड्स की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। यह एक उपार्जित प्रतिरक्षी अपूर्वता सह लक्षण है जो HIV का भी फुल फॉर्म बहुत बार पूछा जाता है कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के कारण होता है। यह विषाणु मानव की प्राकृतिक रोग प्रतिरोधी क्षमता को कमज़ोर करता है। एड्स से पीड़ित व्यक्ति क्षय रोग और कैंसर जैसी बीमारियों से भी पीड़ित हो सकते हैं। अगला प्रश्न, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? तो 8 मिनट 16.6 सेकेंड में या 8 मिनट में। अगला प्रश्न, विकृति का मात्रक क्या है? तो विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। विकृति स्ट्रेन की बात करें तो किसी तार पर विरूपक बल अर्थात कोई भी बल अगर लगाते हैं और उसकी लंबाई में अगर कुछ भी वृद्धि होती है तो उसी के अनुपात को ही हम लोग विकृति बोलते हैं अर्थात लंबाई बटा लंबाई दोनों का मात्रक मीटर मीटर हो जाएगा, इसीलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता। अगला प्रश्न, वायु में ध्वनि तरंगे कैसी होती है? तो अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। और वायु में ध्वनि की चाल की बात की जाए तो 332 मीटर पर सेकेंड या 760 मील प्रति घंटा होती है। अगला प्रश्न, 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होता है? तो याद रखिएगा 122 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। आप लोग फिगर में फार्मूला देख रहे होंगे तो इसी फार्मूला का हम लोग यूज करते हैं। C/100 बराबर F-32/180। तो 180 से ये 0 ये कैंसिल हो गया। उसके बाद C/100 तो C का मान 50 दिया हो तो 50/10 बराबर F-32/18। तो ये 0 कैंसिल हुआ तो 18 × 90 90 में 32 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 122 डिग्री सेल्सियस। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हर्ट्ज से क्या मापा जाता है? तो आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। विद्युत धारा को आमीटर के द्वारा मापा जाता है जबकि एम्पियर विद्युत धारा की मात्रक होती है। कूलाम विद्युत आवेश का मात्रक होता है और वाट विद्युत शक्ति का मात्रक की इकाई होती है। अगला प्रश्न, शरीर का ताप कौन नियंत्रित करता है? तो याद रखिएगा शरीर का जो ताप है वो हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित की जाती है। शरीर के तापमान को हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। यह मस्तिष्क क्षेत्र का छोटा सा भाग होता है। यह मस्तिष्क के आधार पर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास होता है। याद रखिएगा मस्तिष्क का सबसे छोटा ग्रंथि कौन होती है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। यह शरीर में हार्मोन नियंत्रण तथा शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है। कौन करती है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि। विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? तो याद रखिएगा एमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो विद्युत शक्ति की इकाई आपकी वाट है। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो लेबोजियर को आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है। हंसाने वाली गैस किसे कहते हैं? तो N2O नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहते हैं। पानी का pH मान कितना होता है? तो पानी का pH मान 7 होता है अर्थात पानी का pH मान उदासीन होता है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो याद रखिएगा प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। मोस्ट VVI प्रश्न है यह। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन है। नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन ही है। शैवाल एवं कवक के मिलने से जो लाइकेन बनता है जिसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा म्यूट्यूअलिज्म बोलते हैं। कवक और शैवाल जब मिलते हैं तो इस प्रक्रिया क्या बोलते हैं? म्यूट्यूअलिज्म। जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? तो आवास बोलते हैं, हैबिटेट बोलते हैं।
सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है कहाँ पर, तो ये क्लोरोप्लास्ट में बदलती है। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या है, तो ऑक्सीजन है। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है, तो 1912 ईस्वी में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की याद में ही मनाया जाता है। अगर बात करें बिहार दिवस की, तो ब्रिटिश हुकूमत से 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार को अलग कर दिया गया। इसी दिन की याद में बिहार दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2010 में पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस दिन को मनाने का निर्णय लिया था। कश्मीर घाटी की अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, कहाँ दफन है, तो याद रखिएगा नालंदा में दफन है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है, तो याद रखिएगा ब्लिसफुल बिहार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2019 में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने की रखी है, तो याद रखिएगा उत्तरी कोयल, जो कि गंगा की उपनदी है, उस पर मंडल बांध बनाने की योजना रखी है नरेंद्र मोदी ने। CNES किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है, तो याद रखिएगा फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी है। पराग्वे की राजधानी कहाँ है, तो याद रखिएगा अंसिसियन पराग्वे की राजधानी है। विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में खोला गया, तो याद रखिएगा दुबई में खोला गया है। 5 राइनो श्रेणी राष्ट्र जिन्होंने एक घोषणा पत्र पर द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनोसोर्स 2019 पर हस्ताक्षर किए हैं, कौन कौन है, तो भारत है, नेपाल है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है और भूटान है। सर डॉन ब्रैडमैन के बाद टेस्ट प्रारूप में 25 शतक बनाने वाले दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज कौन थे, याद रखिएगा स्टीव स्मिथ, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। जुलाई 2019 में अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 को किस भारतीय राज्य से प्रक्षेपित किया गया था, तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश से। चंद्रयान 2 भारत का दूसरा चंद्र अन्वेषण अभियान है, जिसे इसरो द्वारा विकसित किया गया था। इस अभियान में भारत में निर्मित एक ऑर्बिटर, एक रोवर और एक लैंडर भी शामिल था। भारत ने चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा रेंज से भारतीय समयानुसार 2:43 अपराह्न पर प्रक्षेपित किया था। किस मुगल शासक ने शाहू को मुक्त किया था, तो याद रखिएगा मुअज्जम ने शाहू को मुक्त कर दिया था। हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है, तो हेरोडोटस। अगर इतिहास के पिता की बात की जाए तो इसे हेरोडोटस को ही कहते हैं। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। भारत में पहला एम्स कहाँ खोला गया था, याद रखिएगा नई दिल्ली में खोला गया। किसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी, तो याद रखिएगा मीर कासिम ने। पलासी के युद्ध के बाद क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब मीर जाफर बन गए थे, को अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में हटाकर उसके दामाद मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर अर्थात मुगदलपुर स्थानांतरित किया था। अगर बंगाल की राजधानी का क्रम देखा जाए तो पहले ढाका था, फिर मुर्शिदाबाद था, फिर मुंगेर था। अगला प्रश्न, मार्लो मिंटो सुधार कब आया था, तो याद रखिएगा मार्लो मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में आया था और यह मुसलमानों के पृथक निर्वाचन से संबंधित था। मार्लो मिंटो की बात करें तो 1909 में लॉर्ड मार्लो इंग्लैंड में भारत के राज सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। अगला प्रश्न, सती प्रथा का उन्मूलन किसके सहयोग से हुआ था, याद रखिए राजा राम मोहन राय के सहयोग से हुआ था। अगर सती प्रथा की बात करें तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से बेंटिंग ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया था। और कब हुआ यह समाप्त, तो 1929 ईस्वी में धारा 17 के तहत इसे अवैध घोषित कर दिया गया था। अगर सती प्रथा की बात करें तो अकबर और मराठा पेशवाओं ने भी सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था। इसी तरह से आप लोग ठगे प्रथा भी याद रख सकते हैं। ठगे प्रथा को भी समाप्त लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कर्नल सलीमन की सहायता से 1830 ईस्वी में किया था। मुगल और मेवाड़ के बीच संधि कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1615 ईस्वी में मुगल और मेवाड़ के बीच संधि हुई थी। ताजमहल बनाने के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था, तो याद रखिएगा सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है और यह मकराना राजस्थान से लाया गया था। और ताजमहल की बात करें तो इसका निर्माण 1632 ईस्वी में शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में आगरा में यमुना नदी के तट पर करवाया था। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, तो याद रखिएगा लॉर्ड डफरिन।
स्थापना कब हुई? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम थे। अलीगढ़ की संधि का संबंध किससे है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच अलीगढ़ की संधि हुई थी। सुलह ए कुल की नीति किसने अपनाया था? तो याद रखिएगा अकबर ने सुलह ए कुल की नीति अपनाया था। इटली ने आक्रमण कर किस देश को जीता? तो याद रखिएगा मोरक्को को। रुद्रदामन का संबंध कौन सा अभिलेख से है? तो याद रखिए रुद्रदामन का संबंध जूनागढ़ अभिलेख से है। मंगल पांडे का संबंध किस इन्फेंट्री से थी? तो याद रखिएगा 34वीं नेटिव इन्फेंट्री सेना से संबंधित है मंगल पांडे, जो 1857 क्रांति के प्रसिद्ध नायक थे। चतुर्थ बोस संगति किसके शासनकाल में हुआ था? याद रखिए कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बोस संगति हुआ था। अगर हम लोग बौद्ध संगति की बात करें तो प्रथम 483 में, दूसरा 383 में, तीसरा 255 ईसा पूर्व में और चतुर्थ हुआ था ईस्वी की प्रथम शताब्दी में। अगर स्थान की बात करें तो पहला राजगिरी में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा कुंडलवन में हुआ था। अध्यक्ष की बात करें तो पहला महाकश्यप थे, दूसरा सवागामी थे, तीसरा मोगलीपुत्र थे और चौथा वसुमित्र एवं अश्वघोष थे। अगर शासनकाल की बात करें किसके शासनकाल में हुआ था तो प्रथम हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में, दूसरा हुआ था कालाशोक के शासनकाल में, तीसरा हुआ था अशोक के शासनकाल में, चौथा हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। याद रखिएगा चौथा किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद ही बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। अगला प्रश्न, स्वराज पार्टी का संबंध मुख्यतः किस व्यक्ति से था? तो याद रखिएगा चित्तरंजन दास से था। स्वराज पार्टी की बात करते इसकी स्थापना 1927 ईस्वी में इलाहाबाद में हुई थी। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंतर्गत ही स्वराज पार्टी की स्थापना की थी और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न, सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक किसे माना जाता है? याद रखिएगा लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक माना जाता है 1909 ईस्वी में। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? याद रखिएगा राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन आपको पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। राष्ट्रीय ध्वज की अगर हम लोग बात करें तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। तिरंगा के बीच में एक चक्र है जिसका रंग नीला है, बहुत बार पूछा जाता है, और जिसमें 24 तिल्लियाँ होती है। राष्ट्रीय ध्वज का निर्माता कौन है? तो पिंगली वेंकैया थे। राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप संविधान निर्वाचित सभा ने कब अपनाया था? बहुत बार पूछा जाता है, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। और इसे आम लोगों को फहराने की अनुमति कब दी गई थी? तो 26 जनवरी 2002 को, मोस्ट VVI। अगला प्रश्न, 6 अगस्त 1945 तथा 9 अगस्त 1945 को क्रमशः जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराए गए थे उनमें कौन सी अभिक्रिया हुई थी? तो परमाणु बम में अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन होता है। अलकनंदा और भागीरथी कहाँ आकर मिलती है? तो याद रखिएगा देव प्रयाग में आकर मिलती है। भागीरथी और अलकनंदा की बात की जाए तो देव प्रयाग में मिलती है। अलकनंदा और मंदाकिनी की बात की जाए तो रुद्र प्रयाग में मिलती है। अलकनंदा और पिंडार की बात की जाए तो कर्ण प्रयाग में मिलती है। और धौली गंगा और अलकनंदा की बात की जाए तो यह विष्णु प्रयाग में मिलती है। अगला प्रश्न, जिगोटा त्रिकोण से संबंधित देश कौन से हैं? तो याद रखिएगा दक्षिण कोरिया है, वियतनाम है और एवं जापान है। बांधवगढ़ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है, तो मेलघाट अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में है। और अगर बांदीपुर पूछा जाए, बांदीपुर, तो याद रखिएगा बांदीपुर आपको कर्नाटक में है। दूध सागर जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा गोवा में स्थित है। नमचिक नमफुक कोयला क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में है। कौन सा मंडल सर्वाधिक गर्म होता है? सबसे गर्म मंडल होता है आपका क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर। कर्नाटक और महाराष्ट्र में अवस्थित पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? याद रखिएगा सह्याद्री कहते हैं। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, तो बोमडीला दर्रा कहाँ पे? तो याद रखिएगा ये अरुणाचल प्रदेश में है। कुछ प्रमुख दर्रों की बात करें तो काराकोरम जम्मू कश्मीर के लद्दाख में स्थित है अभी फिलहाल में। जो जिला जम्मू कश्मीर, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर, बारामूला जम्मू कश्मीर, बुर्जिल जम्मू कश्मीर, बनिहाल जम्मू कश्मीर, शिवकिला रोहतांग बारालाचा हिमाचल प्रदेश में, मानानीति लिपुलेख उत्तराखंड में, नाथुला जेलेपला सिक्किम में, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश, यांगयाप अरुणाचल प्रदेश, दीफू अरुणाचल प्रदेश और दुमला अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। रंगीत नदी कहाँ बहती है? तो याद रखिएगा ये सिक्किम में बहती है। भारत में कितनी बार आपातकाल लागू हो चुका है? तो एक बार नहीं 3 बार लागू हो चुका है। आपातकाल की बात करें तो अनुच्छेद 352 का प्रयोग 3 बार किया गया है। पहली बार 26 अक्टूबर 1962 को आपातकालीन घोषणा की गई थी। इसका कारण था सितंबर 1962 में चीन ने नेफा का बहुत बार फुल फॉर्म पूछा जाता है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नेफा
क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया था। अब इस क्षेत्र को अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है। दूसरी बार जो आपातकाल घोषणा हुई थी दिसंबर 1971 को पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध अघोषित युद्ध छेड़ने के कारण। यह उद्घोषणा मार्च 1977 तक लागू रही थी। तीसरी जो लागू हुई थी वो हुई थी आंतरिक अशांति के कारण। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी के कारण हुई थी। यह उद्घोषणा 21 मार्च 1977 को वापस ले लिया गया था। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 37 के तहत इसे न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया सकता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। इसकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से की गई है और इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त को कौन पदच्युत कर सकता है अर्थात पद से हटा सकता है? तो जो प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की होती है, यही प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की होती है। अगला प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति कौन है? तो याद रखिएगा बलवंत राय मेहता समिति। और महत्वपूर्ण समिति भी है, याद रखिएगा, इसका ट्रिक है BAPL 6473। तो पहला है बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1970, PVK राय समिति 1985, LM सिंधवी समिति 1986। 64वां संविधान संशोधन भी पंचायती राज से संबंधित है 1989 में, और 73वां संविधान संशोधन 1993 भी संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से। अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन किस समिति के सिफारिश पर किया गया था? याद रखें, केलकर समिति के सिफारिश पर किया गया था। संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसमें कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए थे। भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के 1 के तहत संसदीय प्रक्रिया के तहत हटाया जा सकता है। संघात्मक सरकार में क्या होता है? शक्तियों का एकत्रीकरण होता है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो गंगाई का डॉल्फिन है। अगर राष्ट्रीय पुष्प की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। निलुम्बो न्यूसिफेरा गार्टन राष्ट्रीय पक्षी भारत का मयूर है। पावो क्रिस्टेटस वैज्ञानिक नाम है ये सब। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। और भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है, जिसे 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करें तो गंगाई डॉल्फिन है, जिसका वैज्ञानिक नाम प्लाटेनिस्टा गैंगेटिक है, जिसे 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। और राष्ट्रीय विरासत पशु की बात करें तो हाथी है, जिसे एलिफास इंडिका भी कहते हैं। अगला प्रश्न, चिली का चुकीकात खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? याद रखिएगा, कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन से हस्ती जुड़ी हुई है? तो याद रखिएगा मेघा पाटेकर से। कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन देख रहे हैं, चिपको आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट। नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात करें तो मेघा पाटेकर, बाबा आमटे। मैत्री आंदोलन की बात करें तो कल्याण सिंह रावत। और बिश्नोई आंदोलन की बात करें तो संत जाम्भोजी, अमृता देवी बिश्नोई। अगला प्रश्न, भारतीय जलवायु संबंधित ENSO क्या है? तो एल नीनो साउथ ओसिलेशन है, ओसिलेशन है। कांच का गहरा नीला रंग किस कारण से होता है? देखिए, कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण कांच का गहरा नीला रंग होता है। अमीबा किसके भोजन ग्रहण करता है? किससे भोजन ग्रहण करता है? देखिए, कूटपाद के द्वारा अमीबा भोजन ग्रहण करता है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? याद रखेगा हाइगेंस महोदय ने प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया था। अमलगम क्या है? तो एक तरल पारा का मिश्रित धातु है। जब पारा किसी धातु के साथ मिश्रण बनाता है तो उसे अमलगम कहते हैं। याद रखिएगा, पारा लोहा के साथ अमलगम नहीं बनाता है। DNA किस में पाया जाता है? तो DNA केंद्रक में पाया जाता है। और याद रखिएगा, DNA केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में भी पाया जाता है। दांत के निर्माण के लिए किस तत्व की सर्वाधिक भूमिका होती है? तो कैल्शियम की। प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी होती है? तो याद रखिएगा ऋणात्मक होती है। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। जब समाज सभी नियमों को मापदंडों के साथ पालन करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो समाजीकरण कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। प्रकाश वर्ष की बात करें तो बहुत लंबी दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है, अर्थात एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 ×
पावर 15 मीटर या 12 किलोमीटर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है, याद रखिएगा। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष या 3.08 गुना 10 के पावर 16 मीटर होता है। आई कैम, आई सौ, आई कॉनराड किसने कहा था? आई कैम, आई सौ, आई कॉनराड किसने कहा था? तो जूलियस सीजर ने कहा था। देयर इज नो सच थिंग्स एज ए फ्री लॉन्च पुस्तक के लेखक कौन है? तो मिल्टन फ्राइडमैन है। भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार वीटो का प्रयोग करता है? तो विशेषिक अधिकार में अर्थात विशेषाधिकार में वीटो का प्रयोग करता है। धान के खेत में किस प्रकार की गैस निकलती है? तो याद रखिएगा मीथेन, CH4। मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं हम लोग। और याद रखिएगा ये गाय की जुगाली से भी मार्स गैस की, मीथेन गैस की उत्पत्ति होती है। जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो याद रखिएगा यूरो। जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो यूरो। जास्कर हिमालय किस हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। गर्भ में पल रहे बच्चों को पोषण किस माध्यम से होता है? तो याद रखिएगा प्लेसेंटा के माध्यम से होता है। हेपेटाइटिस बी को भारत सरकार द्वारा किस वर्ष उन्मूलन अथवा समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2030 तक। मोस्ट VVI प्रश्न है। डरगरिया शिप सर्वप्रथम किन दो शहरों के बीच चली है? तो याद रखिएगा मुंबई से गोवा के बीच यह चली है। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो लाहौर अधिवेशन। 1929 के लाहौर अधिवेशन में इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। हैवलॉक द्वीप का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? तो स्वराज द्वीप। कुछ महत्वपूर्ण द्वीप की बात करें तो व्हीलर द्वीप का नाम रखा गया है APJ अब्दुल कलाम द्वीप। हैवलॉक द्वीप या नील द्वीप का नाम रखा गया है स्वराज द्वीप। हैवलॉक द्वीप का रखा गया है स्वराज द्वीप। और नील द्वीप का रखा गया है शहीद द्वीप। रॉस द्वीप का रखा गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। पौधे में कौन सा हार्मोन वृद्धि हार्मोन है? तो एब्सेसिक अम्ल वृद्धि हार्मोन है। सिडबी का पूर्ण रूप क्या है? तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। डाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के संरक्षण के लिए किया गया है? तो याद रखें कश्मीर हिरन के लिए किया गया है। राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो 245 सदस्य हैं। सिंह सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? तो पंजाब में की गई थी। तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो दुशांबे है तजाकिस्तान की राजधानी। अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा वित्त विधेयक से है। एक नौकरी एक परिवार योजना किस राज्य की है? तो सिक्किम राज्य की है। वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच चल रहा है? तो भारत और अमेरिका के बीच चल रहा है। वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में। महावीर की बात करें तो जन्म इसका हुआ था 540 ईसा पूर्व में। जन्मस्थल की बात की जाए तो वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। पिता सिद्धार्थ थे जो वज्जी संघ के कुंडग्राम के ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। माता की बात की जाए तो माता त्रिशला थी, लिच्छवी राजा चटक की बहन थी। बचपन का नाम वर्धमान महावीर था। पत्नी यशोदा थी, पुत्री प्रियदर्शनी थी। और प्रमुख उपाधि की बात की जाए तो केवलिन, जीन, निर्ग्रंथ, अरहत ये प्रमुख उपाधि थे महावीर के। और निर्वाण प्राप्ति पावापुरी राजगिरी बिहार में 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में सस्तीपाल के यहाँ हुआ था। अगला प्रश्न, सेलवास घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? दक्षिण अमेरिका में। लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए किसका लेप किया जाता है? तो जस्ता का। और इसे ही हम लोग जस्तीकरण या यशद लेपन भी कहते हैं। CaSO4 2S2 रासायनिक नाम किसका है? तो जिप्सम को। जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर जब हम गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। वास्को डी गामा भारत कब आए थे? तो 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा भारत आए थे। वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट अर्थात कालीकट बंदरगाह पर पहुंचकर भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज की थी। और इस यात्रा में वास्को डी गामा को भारतीय व्यापारी अब्दुल मजीद ने सहयोग किया था। और 1502 ईस्वी में दोबारा वास्को डी गामा भारत आए थे। वास्को डी गामा कुल मिलाकर 3 बार भारत आए हैं। अगला प्रश्न, सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो बिहार में अवस्थित है। ट्रेन 18 का नया नाम क्या है? तो वंदे भारत एक्सप्रेस इसका नया नाम है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र की बात करें तो विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। और इसके 90 मंडल में देवता सोम का वर्णन है। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? तो मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत दिया था। कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी है।
काली मिट्टी को काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं। नहावा सेवा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में अवस्थित है? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में अवस्थित है। पाक जल डमरू मध्य कहाँ अवस्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच अवस्थित है। होंडुरास की राजधानी कहाँ है? तो याद रखिएगा टेगुसिगल्पा होंडुरास की राजधानी है। संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर कब किया गया था? तो 1949 ईस्वी में। संविधान सभा की बात की जाए तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। याद रखिएगा प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसके 2 दिन बाद अर्थात 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। संविधान के निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ था, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। ये पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया? तो 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित अर्थात एडोप्ट कर लिया गया था, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू अर्थात एक्सिक्यूट कर दिया गया। अगला प्रश्न, लिविंग नो वन बिहाइंड किस दिवस की थीम थी? तो विश्व जल दिवस की थीम थी लिविंग नो वन बिहाइंड। एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो नवीन चावला हैं। पंचायती राज लागू करने वाला पहला 2 राज्य कौन है? तो पहला राज्य है राजस्थान, दूसरा राज्य है आंध्र प्रदेश। राजस्थान में आपको 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को लागू हुआ था और आंध्र प्रदेश में 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी को लागू हुआ था। आपातकाल की घोषणा होने के 1 महीने के अंदर किस संस्था द्वारा पारित होना जरूरी है? तो याद रखिएगा दोनों सदन के द्वारा अर्थात राज्यसभा प्लस लोकसभा दोनों के द्वारा। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो मॉरिशस में। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रीसेस ने। ब्राह्मी लिपि में लिखे अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रीसेस ने 1837 ईस्वी में पढ़ा था। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? तो वर्गीज कुरियन थे। श्वेत क्रांति का संबंध आपको दुग्ध उत्पादन से है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? तो 22 मई को मोस्ट वीवीआई है। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? तो 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। अंग्रेज और मैसूर के मध्य। मृणाल सेन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो याद रखिएगा सिनेमा से संबंधित है। नागोया प्रोटोकॉल कब प्रभावी हुआ था? तो 2014 से प्रभावी हुआ है। भारत का पहला कीट संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो तमिलनाडु में। मोस्ट वीवीआई है। मार्केटिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न, कौन सी संसदीय समिति कैग कंट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल के ऑडिट रिपोर्टों की जांच करती है? तो लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति की बात की जाए तो इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। इसका जो मुख्य कार्य है वो है लोक लेखा और सीएजी के प्रतिवेदन की निरीक्षण करना। उसी तरह से अगर प्राक्कलन समिति की बात की जाए इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं और 30 लोकसभा के ही होते हैं। प्रशासनिक दक्षता और मितव्ययता बढ़ाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव और संसद में प्राक्कलन के लिए ही सुझाव प्राक्कलन समिति का लक्ष्य होता है। डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है हेलिना। हेलिना क्या है? तो टैंक रोधी मिसाइल है और यह भारत में ही विकसित हुई है। चिनूक क्या है? तो यह एक हेलीकॉप्टर है और याद रखिएगा अमेरिकी कंपनी बोइंग के द्वारा यह भारत को प्रदान किया गया है। बराक 8 क्या है? तो सरफेस टू एयर मिसाइल है और डीआरडीओ और इजराइल ने मिलकर इसका निर्माण किया है। INS वेला फ्रांस के द्वारा निर्मित है। राफेल फ्रांस के द्वारा दसॉल्ट एविएशन कंपनी के द्वारा निर्मित किया गया है, बहुत बार पूछा जाता है। और ये क्या है? तो एक लड़ाकू विमान है। S-400 रूस के द्वारा निर्मित किया गया है, एयर डिफेंस सिस्टम है। और पिनाक की बात की जाए तो पिनाक भारत का पहला स्वदेश निर्मित है और रॉकेट है यह। और INS कलवरी की बात की जाए तो यह भी स्वदेश निर्मित ही है। और अपाचे 64E की बात की जाए तो यह अमेरिका के द्वारा निर्मित किया गया और यह लड़ाकू हेलीकॉप्टर, यह बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। चलते हैं अगले करंट अफेयर पर।
कुछ महत्वपूर्ण हम लोग देख रहे हैं। अगर सेबी की बात की जाए तो सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नीति आयोग की बात की जाए तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, बहुत बार ये पूछा गया है। इरेडा की बात की जाए IRDAI के तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। TRAI ट्राई की बात की जाए तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नाबार्ड की बात की जाए तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। CDB की बात की जाए तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये सभी इनके फुल फॉर्म में से आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण संस्था और उनके स्थापना की बात करेंगे। नीति आयोग की बात की जाए तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नई दिल्ली में की गई थी। सेबी की बात की जाए तो 12 अप्रैल 1992 को मुंबई में इसका मुख्यालय है। इरेडा की बात की जाए तो 1999 में की गई थी हैदराबाद में। और ट्राई की बात की जाए तो 20 फरवरी 1997 को नई दिल्ली में किया गया था। नाबार्ड की बात की जाए तो 12 जुलाई 1982 ईस्वी को की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई है। CDB की बात की जाए तो 2 अप्रैल 1990 ईस्वी को और इसका मुख्यालय लखनऊ है। तो इसी के साथ आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। डियर फ्रेंड्स, 100% गारंटी के साथ कहा जा रहा है कि इसमें पढ़ाए गए सभी प्रश्न आपके आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में ज़रूर आएंगे। इसलिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।